नमस्कार, मैं नितेश गर्ग। आप देख रहे हैं 24/7। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 7 की बिसात का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खुशखबरी वाली खबर है। सिरोंज से बड़ी खबर है, जहां बोरवेल में निकाली गई बच्ची। बोरवेल में ये बच्ची गिर गई थी। बच्ची को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है। बोरवेल में गिरी अस्मिता को बाहर निकाल लिया गया है। 20 फीट गहरे बोरवेल में अस्मिता गिर गई थी। खूजा पंचायत के कजरी बरखेड़ा गांव का ये मामला। तो बड़ी सफलता मिली है प्रशासन को, जहां बोरवेल में गिरी बच्ची को निकाल लिया गया है सफलतापूर्वक। मध्य प्रदेश के सिरोंज में बच्ची को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। आपको बता दें, देख सकते हैं आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां ऑपरेशन निकाला जा रहा था इस बच्ची को और पैरेलल गड्ढा खोदा गया, फिर टनल बनाई गई और इसके बाद सकुशल बच्ची को निकाल लिया गया खूजा पंचायत में। ज्यादा जानकारी के साथ अंकित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, सकुशल निकाल लिया गया बच्ची को और क्या कुछ है अपडेट? जी, बच्ची को अस्मिता को सकुशल गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया है एनडीआरएफ की टीम और पूरी प्रशासन की टीम ने। वहीं बच्ची को सिरोंज स्थित शासकीय अस्पताल ले जाया गया है। वहां पे डॉक्टरों की उसकी जांच करेंगे, उसके बाद बताएंगे बच्ची की हालत क्या है। वहीं गांव में गमगीन माहौल है, क्योंकि आज अस्मिता का जन्मदिन था। इसी को लेके सब सुबह से प्रार्थना कर रहे थे कि अस्मिता को सकुशल बाहर निकाला जा सके। बाहर निकालने में सफलता मिली है एनडीआरएफ प्रशासन को। वहीं डॉक्टर की टीम बताएगी कि अस्मिता की स्थिति क्या है अभी। अंकित, अगर इस ऑपरेशन की बात की जाए तो कैसे सक्सेसफुली अंकिता को निकाला गया, इस बारे में भी बताएं दर्शकों को। जी, वहीं बोरवेल जो था उसके पैरेलल एक और बोरवेल खोदा गया था। 13 फीट का जो बोरवेल था उसके पैरेलल 17-18 फीट एक और बोरवेल खोदा गया था। वहीं उसके बाद साइड में टनल बनाकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बच्ची को बाहर निकाला है। बच्ची की हालत कैसी है अंकित? बच्ची को जब बाहर निकाला था तो कपड़े में एनडीआरएफ के लोगों से गोदी में ले रखा था। हाँ। वहीं बच्ची बेहोश थी। बेहोश थी, यानी कि कहीं ना कहीं एक सफलता, खुशखबरी वाली खबर है कि बच्ची जिंदा थी और हम कामना करेंगे कि बच्ची अस्पताल में सकुशल अपने घर वालों के पास पहुंचे स्वस्थ होने के बाद, जैसा कि आपने बताया कि उसका जन्मदिन भी था। अब थोड़ा अंकित दर्शकों को समझाइए कि यह घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, कब की ये घटना है और इस घटना के बारे में विस्तार से समझा दीजिए ताकि दर्शकों को जोड़ने में कड़ी आसानी हो। वहीं बच्ची जो है अपने नाना के यहाँ आई हुई थी। जो बोरवेल था उसके नाना के घर में था। उन लोगों ने हाथ से जो बोरवेल करते हैं वो बोरवेल कर रखा था और आज फिर वो खुदाई करने वाले थे बोरवेल में। तो बोरवेल ढका हुआ था, बच्ची खेल रही थी। वहीं उसके परिवार के जो नानी के घर के लोग हैं जो वहीं पर ही काम कर रहे थे और जैसे ही पता चला उनको बच्ची बोरवेल में गिर गई, उन्होंने गाँव के लोगों को बुलाया। फिर उसके बाद प्रशासन को फोन लगाया गया। वहीं प्रशासन ने तुरंत चीजों को समझकर जेसीबी को बुलाया। जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदा गया। वहीं एक और जो पोकलर मशीन रास्ते में आ रही थी, बिजली के तार के करंट के कारण उसको ड्राइवर को गंभीर चोट लगी, तो उसको आने में भी देरी हो गई। कई सारे घटनाक्रम हुए वहां पर। इसके बाद एनडीआरएफ ने सफलतापूर्वक बच्ची को बाहर निकाला। वहीं लापरवाही ये है उसमें कि कई बार प्रशासन के द्वारा चेताया गया है कि जो बोरवेल सक्सेस नहीं है, खुदे पड़े हैं, उनको ढक के रखना चाहिए। उसके बाद भी लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, बोरवेल खुले छोड़ देते हैं, जिनमें ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले अंकित, और वाकई जैसा कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, आनंद फान में बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑपरेट किया गया और बच्ची बेहोश है, जैसा कि आपने जानकारी बताई। उम्मीद करते हैं कि वो बच्ची होश में आए और सकुशल। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को अंकित, जो आपने ग्राउंड जीरो से भेजी थी, कि किस तरह से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाकर इससे तमाम तरीके से बच्ची को बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल तक पहुंचाया गया। अंकित, इस पूरे ऑपरेशन को किस अधिकारी ने लीड किया और किन अधिकारियों की प्रमुख रूप से भूमिका रही? हाँ, विदिशा एसपी दीपक शुक्ला जी पूरे टाइम में मौजूद रहे ऑपरेशन के टाइम पे। सिरोंज एसडीएम हर्षल चौधरी, कुरबाई एसडीएम अंजलि शाह और कुरबाई थाना प्रभारी, पठारी थाना प्रभारी, पथरिया थाना प्रभारी, सभी लोग और एनडीआरएफ की टीम पूरी टाइम में मौजूद रही। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद जो भी प्रयास थे, बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे प्रयास किए और 8 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला। तो कुल मिलाकर तमाम अधिकारियों का अच्छा समन्वय रहा और ये तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि ये बच्ची
अस्पताल से सकुशल घर वापस आए, क्योंकि इसका आज जन्मदिन है और ये लाडली बेटी है, लाडली लक्ष्मी है मध्य प्रदेश की, देश की, भारत देश की। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में यूपीए की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विपक्ष के 26 दल एकजुट नजर आए। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, INDIA, ऐसा जानकारी देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी भी बनाई जाएगी, साथ ही जल्द ही एक कार्यालय भी खोला जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम यहां अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सरकार की नाकामियों को उजागर करें। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with. दिल्ली में भाजपा समेत एनडीए में शामिल 38 दलों की मीटिंग जारी है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिल्ली के अशोका होटल में हो रही इस बैठक में एनडीए में शामिल 38 पार्टियों के नेता पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र से एनसीपी के नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल इसमें शामिल होंगे। प्रफुल्ल पटेल पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार के गुट की एनसीपी, उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की सुभा सपा सोहेल समाज पार्टी, बिहार में जीतन राम मांझी का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ ही दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पार्टी भी सम्मिलित है। इस बैठक को लेकर आपको बता दें, विपक्षी एकता की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले निशाना भी साधा था और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था उसे आप सुन लीजिए। ये लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग और सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की तत्काल सुनवाई की अपील मंजूर कर ली है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए ये राहत भरी खबर है। इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था। राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद राहुल की सांसदी चली गई थी। केंद्र सरकार ने लोगों की फंसी हुई रकम को वापस दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए ही लोगों को निवेश की राशि वापस मिलेगी। रिफंड पोर्टल के जरिए ऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश करने वाले 10 करोड़ लोगों को पैसा वापस मिलेगा। इसकी शुरुआत 4 करोड़ निवेशकों से हो रही है। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को अप्लाई करने के बाद 45 दिनों में पैसा वापस मिलेगा। ये पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं।
निवेशकों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। पहले फेज में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपए तक का ही रिफंड मिलेगा, यानी अगर जमा राशि 20,000 की है तब भी केवल 10,000 ही अकाउंट में पहले फेज में मिलेंगे, बाद में ये पैसा मिलेगा। लगभग 1.07 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जिन्हें पूरा भरोसा मिलेगा, क्योंकि उनका निवेश 10,000 रुपए तक का ही है। और पंचायत चुनाव के मामले में बंगाल में हुई हिंसा पर बीजेपी की सांसद सरोज पांडे, जो कि बीजेपी प्रतिनिधि बनाई गई थी इस कमेटी की, वो बंगाल पहुंच गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें। 24 परगना में है इस वक्त सरोज पांडे, उनके साथ तमाम महिला दल उपस्थित है। और आपको बता दें, बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के संदर्भ में ये भारतीय जनता पार्टी का जांच दल पहुंचा है और ये जांच तफ्तीश करेगा। इसके बाद अपने भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों को, आला नेताओं को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 24 परगना सबसे ज्यादा हिंसक क्षेत्र रहा है इस बार के चुनाव में। यहाँ पर ब्लास्ट भी हुआ था काउंटिंग के दौरान। मतगणना हुई थी 8 जुलाई को, फिर उसके बाद मतगणना हुई 10 जुलाई को, पुनर्मतदान हुआ। और कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत चुनावों में 24 परगना सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित क्षेत्र रहा। सरहद पार से भारत पहुंचने वाली सीमा हैदर और सचिन का इश्क सुर्खियों में है। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहा है। यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान सीमा ने कई राज उगले हैं। वह पबजी के जरिए दिल्ली के कई लड़कों से बात करती थी। सीमा बगैर हिचके एटीएस को सभी सवालों के जवाब दे रही है। सीमा के आईडी जांच के लिए भी हाई कमीशन को भेजा गया है कि इस आईडी की जांच करिए, पाकिस्तान का ये आईडी है, कैसे है, क्या है, तमाम मुद्दों को लेकर। पता चला है कि सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी के सूबेदार हैं और भाई आर्मी में सैनिक है। सोमवार को भी सीमा, सचिन और सचिन के पिता से 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। और एक बार फिर एटीएस ने धर दबोचा। आईबीसी नेटवर्क जुड़ रहे हैं, तमाम जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो रही हैं। अब देखना है कि ये सिर्फ इश्क के लिए हुआ था या फिर इश्क के पीछे कोई साजिश है। और सवाल भी बड़ा खड़ा होता है कि सीमा बिना किसी वीजा के सीमा लांघकर पाकिस्तान से कई देशों की सीमाएं लांघते हुए भारत पहुंच जाती है। मनेंद्रगढ़ में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहाँ स्कूल में बच्चों के सामने प्रधान पाठक गांजा पीते हुए नजर आए। जोली ग्राम पंचायत की शासकीय प्राथमिक शाला का ये मामला है। देखिए, ये मामला आप देख लीजिए और देख तेरे स्कूल की हालत क्या हो गई। लड़कों की शिक्षक फूंक रहा है गांजा, कुछ ऐसा ही आप कह सकते हैं। तंज है ये और समाज को आईना दिखा रहा है। मनेंद्रगढ़ प्रशासन, मनेंद्रगढ़ कलेक्टर, यहाँ के सिस्टम से ये तस्वीर सवाल पूछ रही है। वीडियो चीख चीख कर पूछ रहा है कि आखिर देश के बच्चों का विकास कैसे होगा, देश के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मांग रहेगी। और बड़ी खबर है, अक्षय कुमार की फिल्म ओह माय गॉड 2 रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी ने कहा है कि फिल्म में सनातन के खिलाफ दृश्यों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि महाकाल मंदिर की छवि खराब होने की बात तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फिल्म के कई दृश्य धर्मनगरी उज्जैन में फिल्माए गए हैं। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर रोक लगा दी है और फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है। सनातन धर्म के ऊपर कोई बात आएगी, उसके अपमान की बात आएगी, उसके स्वाभिमान पे कोई बात आएगी या महाकालेश्वर मंदिर के विषय में कोई बात आएगी, और यदि हमें लगेगा सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज को, पुजारी महासंघ को, अन्य को यदि लगेगा कि इससे हमारी मंदिर की छवि बिगड़ रही है या हमारे सनातन धर्म की छवि बिगड़ रही है, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। रायपुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले के बाहर नेम प्लेट बदल गई है।
मंत्री की जगह अब उप मुख्यमंत्री लग गया है। बता दें कि 28 जून को सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ था। 29 जून को उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनके बंगले में बदलाव जो है वो नजर आने लगा है। देखा जा सकता है टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके बंगले के बाहर ये नेम प्लेट भी लगा। यहाँ पर मंत्री और उनके विभाग की जिम्मेदारियों का उल्लेख हुआ करता था नेम प्लेट पर। ये D8 सिविल लाइन का बंगला है जहां पर टीएस सिंहदेव रहते हैं। ये पुराना बोर्ड है जिसको देखा जा सकता है। मंत्री के रूप में यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन और वाणिज्यिक कर का उल्लेख है। लेकिन अब जो है नया बोर्ड उप मुख्यमंत्री के रूप में लगा है, जो छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव की जिम्मेदारी मिलने का प्रतीक है। ये माना जा रहा है कि विधानसभा में भी जो जिम्मेदारियां हैं उसके अनुरूप सीटिंग अरेंजमेंट होगा और कुछ और बदलाव भी आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज, रायपुर। और पेंड्रा में छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का ये विरोध कर रहे हैं। बारिश में भीगते प्रदर्शन किया है इन सभी छात्रों ने और मांग की है कि स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए। बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन किया इन छात्रों ने। प्रदर्शन करते करते चक्का जाम भी इन्होंने किया। देख सकते हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें INH 24/7 की। चक्का जाम कर दिया इन्होंने भीगते हुए बारिश में और मांग की प्रशासन से कि स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए। राजधानी रायपुर में एक बार फिर उठाईगिरी करने वाला गिरोह सक्रिय हुआ है। राजधानी में 1 घंटे के भीतर 2 लोगों के साथ 3,50,000 की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। घटना को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। तस्वीरों में दिख रहे इन 2 नकाबपोश बदमाशों ने 1 घंटे में राजधानी रायपुर को हिलाकर रख दिया। शातिरों ने रायपुर के सरस्वती नगर और देवेंद्र नगर इलाके में 1 घंटे के भीतर 2 बड़ी उठाईगिरी की वारदातों को अंजाम दिया। पहले NIT के सामने बैंक से निकल रहे एक व्यक्ति से पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हुए। फिर दूसरी घटना को पंडरी के पगारिया कॉम्प्लेक्स के सामने अंजाम दिया। बदमाशों ने दूसरी वारदात के समय अपने शर्ट बदल लिए थे। जिस तरीके से यहाँ उठाईगिरी हुई है उसी तरह 2 दिन पहले बिलासपुर में भी उठाईगिरी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन के लिए साइबर सेल की टीम को लगा दिया है। राजधानी की सड़कों पर एक बार फिर से उठाईगिरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 1 घंटे के भीतर 2 जगह उठाईगिरी की वारदात सामने आई है। सरेरा दिन दहाड़े तरीके से उठाईगिरी की वारदात एक बार फिर कानून व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। करीब 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बहरहाल देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। CCTV फुटेज भी सामने आए हैं जिसके आधार पर एंटी क्राइम और साइबर सेल की यूनिट को तैनात किया गया है। कैमरामैन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।